चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज ऑफर। राइट, हमने एक सिचुएशन देखी थी कि सर मान लीजिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का होने के लिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी था बच्चे? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का होना जरूरी था, प्लस क्या होना चाहिए बेटा? लीगल रिलेशनशिप, या इसको बोल सकते हैं एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है बच्चे, इसको हम बोल सकते हैं एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। तो जनरली सर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था, बट यहाँ पर भी एक सिचुएशन थी कि सर जो एग्रीमेंट्स होते हैं, दीज आर द बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉमिस या प्रोमिसेस। और प्रॉमिस कैसे बनता था बच्चे? ऑफर से प्लस एक्सेप्टेंस से। राइट, तो मैं आपको छोटा सा रिकैप करा रहा हूँ सो दैट हम आगे का सिचुएशन डिस्कस कर सके। तो आपने जनरली ये डिस्कस किया था सर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना है तो उसके लिए डेफिनेटली विल रिक्वायर्ड एग्रीमेंट्स, एंड एग्रीमेंट विच इज बेसिकली एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अगर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है, वो सिर्फ एग्रीमेंट्स होंगे बच्चे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। फिर एग्रीमेंट के लिए बेटा किस चीज का होना जरूरी था? प्रोमिस का। राइट, और प्रॉमिस कैसे बनता है बच्चे? ऑफर और एक्सेप्टेंस से। राइट, हमने लास्ट क्लास में ऑफर का सिचुएशन पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, दैट इज कंप्लीट। हमने इसके मीनिंग पढ़ा था बेटा, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड उसके बाद हमने इसका लीगल रूल्स वगैरह डिस्कस करे थे बेटा, कि ऑफर करते हुए किन किन रूल्स का हमें फोकस करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा, दैट इज अगेन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारा एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। राइट, कि एक्सेप्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे बेटा इसको डिटेल में। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? एक्सेप्टेंस है। ठीक है जी। चलिए, तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसे नोट करना बच्चे, इसको नोट करना है तो कर लीजिए फटाफट से प्लीज। या एक काम करना, इसका स्पेस छोड़ दीजिए, मैं इसको लिखने का मौका दे दूंगा आपको बाद। चलिए, अब हेडिंग डालिए फटाफट से, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हम एक्सेप्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सर एक्सेप्टेंस का मीनिंग। हाँ जी, तो बच्चे पहले इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए फटाफट से। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइन करता है बच्चे कि एक्सेप्टेंस बेसिकली क्या होता है। राइट, तो जरा लिखिएगा मेरे साथ के साथ। कहते हैं व्हेन व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signify signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal, या you can say offer, when accepted, जब accept कर लिया जाता है, it become
अ प्रॉमिस। चलिए बेटा देखिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है काफी। इधर देखो सारे के सारे प्लीज। देखो बेटा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन को किस तरीके से हमें रीड किया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान सुनेंगे प्लीज। क्या रहा है, व्हेन अ पर्सन, राइट। अब इसके बाद देखो, पर्सन के बाद ना कॉमा लगा हुआ बच्चे, और इसको ना ब्रैकेट में डाल दीजिए जहां पे कॉमा खत्म हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनेगा। जहां पर लॉ में कुछ चीजें होती है बेटा, जैसे अगर आप इसको प्रॉपर इसको कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे तो माइंड में इसका मतलब कुछ और निकले। जैसे देखो, मैंने बोला अ पर्सन, या व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, यानी कि सर ये किसकी बात कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो दी हुई है, ये डिफाइन कर रहा है ये पर्सन का मतलब। वरना एक बात बताइए ना, यहाँ पर क्या लिखा, अगर मान लो मैं इस लाइन को नहीं लिखता, प्लीज इधर देखो, लिखना बंद करो प्लीज, इधर देखो। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता तो क्या लिखते, व्हेन द पर्सन सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब सर इस लाइन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी कि सर क्या कहते हैं, ध्यान सुनिए प्लीज। व्हेन द पर्सन, ना पर्सन का मतलब क्या सर, ध्यान सुनना, पर्सन का मतलब क्या, पर्सन तो कोई भी हो सकता है, राइट। तो पर्सन का मतलब बेटा इसी कॉन्सेप्ट ने डिफाइन कर दिया, हु टू whom द प्रपोजल इज मेड, राइट। तो देखिए जरा ध्यान से प्लीज, जैसे मैं इस छोटे से पॉइंट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसको ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखिए, मान लो मैं एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। सर देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स एंड देयर इज अ पर्सन मिस्टर वाई। सर मैंने जनरली क्या किया, इस व्यक्ति को ऑफर किया टू बाय माय आईफोन 11। ध्यान सुनिएगा प्लीज, मैंने इस पर्सन को ऑफर किया टू बाय माय आईफोन 11, राइट। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, यहाँ पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, मिस्टर जेड। एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, मिस्टर आर। ठीक है, प्लीज ध्यान सुनिएगा बेटा, प्लीज इधर देखिए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए लिखा हो व्हेन द पर्सन, नाउ पर्सन इज मींस व्हाट, पर्सन कौन सर, सर मिस्टर जेड, मिस्टर आर, या मिस्टर वाई। अब इसके बाद की स्टेटमेंट पढ़िए, टू whom द प्रपोजल इज मेड, यानी कि प्रपोजल किसको किया गया बेटा, प्रपोजल मेड टू मिस्टर वाई, यानी कि नॉट मेड, इनको नहीं किया गया बच्चे, नॉट मेड, इसको भी नहीं किया गया है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बच्चे प्लीज, नॉट मेड, यानी कि इन लोगों के यस या नो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दीज आर नॉट द पर्सन एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज बी। सर यहाँ पर पर्सन का बेसिक मीनिंग क्या है बेटा, वो व्यक्ति जिसको जनरली ऑफर किया गया है। तो यानी कि बेटा दिस इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन से मीनिंग ऑफ पर्सन। यहाँ पर बेटा बेसिकली हमने पर्सन का मीनिंग डिस्कस किया, दैट इज, सर वो पर्सन होगा जिसको ऑफर किया गया होगा। ठीक है, जिसको प्रपोजल किया गया वही एक्सेप्ट कर सकता है। तो कहते हैं व्हेन द पर्सन, नाउ आगे बढ़ते हैं, टू whom द प्रपोजल इज मेड, यानी कि मिस्टर वाई सिग्निफाई हिज असेंट, अपनी असेंट देते हैं बच्चे किसको, मिस्टर वाई को अपनी कंसर्न देते हैं, देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि सर अगर इन्होंने अपनी असेंट दे दी, यस आई विल बाय, आई विल बाय दिस, मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है, आई विल बाय दिस, तो इन्होंने अपनी असेंट प्रोवाइड कर दी बेटा मिस्टर एक्स को, राइट। तो सर ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी, नाउ इट विल बी कंसिडर एज एक्सेप्टेंस, इसको हम क्या मान लेंगे बच्चे, एक्सेप्टेंस। सर अगर इन्होंने नो कहा तो फिर वो एक्सेप्टेंस बनी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी असेंट तो दी नहीं ना, इन्होंने मना कर दीजिए हम नहीं खरीदेंगे, सीधी बात है। तो दैट इज पॉइंट इज दैट कि सर एक पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, अगर उस प्रपोजल के ऊपर अपने असेंट दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट विल बी कंसिडर एज, बट बेटा इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्सेप्टेंस। तो सर इसी पे एक छोटा सा बेसिक सिचुएशन आता है कि सर हमने बेटा ऑफर दिया किसी पर्सन को, विल प्रोवाइड ऑफर टू समवन, राइट, और उस ऑफर को उन भाई साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया बच्चे, एक्सेप्ट कर लिया, दैट पर्सन एक्सेप्ट माय ऑफर, देन डेफिनेटली इट विल बिकम प्रॉमिस, राइट। और प्रोमिस का कॉम्बिनेशन बच्चे एग्रीमेंट कहलाता है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो जनरली हमारा फर्स्ट स्टेप ये था,
सेकंड स्टेप हमारा एक्सेप्टेंस है, एंड थर्ड ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हो जाता है दैट इज प्रॉमिस, एंड देयर आफ्टर विल मेड अ एग्रीमेंट, राइट, और हम एक एग्रीमेंट से बंध जाते हैं। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है बेटा, इस पर सेक्शन 2 क्लॉज बी, सर जिस व्यक्ति को हमने ऑफर किया था उस व्यक्ति ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स इट इज एन एक्सेप्टेंस, राइट, अपने असेंट दे दी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चे, एक्सेप्टेंस, राइट। और जैसे ही देखिए प्रपोजल या ऑफर, राइट, एक्सेप्ट हो जाता है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉमिस। यही तो पढ़ा था हमने यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम नाम दे सकते हैं बेटा, मिस्टर एक्स जो है हमारा, जो मिस्टर एक्स है हमारा, ये बन जाएगा ऑफरर, और जो मिस्टर वाई है बच्चे, ये क्या बन जाएगा, ऑफरी, ठीक है। और इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। समझ आया बच्चे, एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? नोट कीजिए बेटा इसको, हेडिंग डालो बच्चे, लीगल रूल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग, लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। जैसे बच्चे हमने ऑफर में लीगल रूल्स पढ़े थे कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए बेटा एक पर्टिकुलर ऑफर में, तो वैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे एक्सेप्टेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है हमारे पास, देयर मस्ट बी अ 2%। लिखते रहना मेरे साथ के साथ, देयर मस्ट बी 2%, पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन कहती है हु विल एक्सेप्ट, थर्ड वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर एन ऑफर communicated. Fourth rule we are having, communication of acceptance is necessary. Fifth is acceptance must be absolute, absolute and unqualified. Acceptance must be made in the prescribed mode. Seventh is acceptance may be expressed or implied. Silence can never be acceptance. Ninth, offer must be acceptance in the specified time। या एक काम करो, इसको accepted लिखना। Offer must be accepted in time specified। These are some rules regarding acceptance। इसको नोट कीजिए बच्चे, फिर वन बाय वन काफी डिटेल में इन पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। तो देयर इज अ फर्स्ट सिचुएशन, देयर मस्ट बी 2%, राइट। सेकंड वन, हु विल एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करेगा। तीसरा, हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर एन ऑफर कम्युनिकेटेड
And next one is communication of acceptance is necessary. Acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be made in prescribed mode. Acceptance may be expressed or implied हो सकता है बच्चे. Then silence can be never be acceptance, and the offer must be accepted in a specified time. Sorry, यहाँ पर ना टाइम भी लिख लेंगे. ठीक है, तो इसको फटाफट से बच्चे नोट कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन. ठीक है, इसको नोट करो बेटा फटाफट से. चलिए आइए बेटा फटाफट से वन बाय वन इन सिचुएशन को डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में. तो पहला पॉइंट क्या था, देयर मस्ट बी अ टू पर्सन, यानी कि दो व्यक्तियों का होना जरूरी है. ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे, दो व्यक्तियों का होना जरूरी है. दैट मीन्स सर दो व्यक्ति कौन होते हैं, एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरिंग. बिना इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. दैट इज नॉट पॉसिबल. देयर मस्ट बी वन पर्सन इज ऑफरर एंड वन पर्सन इज ऑफरी. सर कौन होता है, हु गिव्स, ये तो पता ही चल गया होगा बेटा आपको. हु गिव्स द ऑफर, सर जो ऑफर देगा उसको हम ऑफरर बोलेंगे, राइट. और सर हु एक्सेप्ट द ऑफर, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चे, हाँ जी, ऑफरिंग, राइट. अब जरा ध्यान से सुनेगा प्लीज. तो ये तो एक बेसिक सिचुएशन थी. सर दो पर्सन का होना जरूरी है बेटा, ऑब्वियस बात है ना. एक बात बताइए, अगर मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, वो एक्सेप्टेंस बनेगा क्या, नॉट पॉसिबल. सर सर दो व्यक्ति का होना जरूरी है. फिर ऐसा किसी ने मुझे ऑफर नहीं दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो कहने का मतलब सर ऑफरर और ऑफरी दोनों ही का होना जरूरी है. जो पर्सन ऑफर देगा दैट इज कॉल्ड ऑफरर, और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा उस पर्सन को हम बोलेंगे ऑफरी. क्या बोलेंगे बच्चे, ऑफरी. तो दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. एंड ये पूरा सिचुएशन पढ़ने के बाद आपको वैसे ही बेटा पॉइंट समझ आ गया होगा. नाउ द सेकंड सिचुएशन इज हु विल एक्सेप्ट. सेकंड सिचुएशन इज हु विल एक्सेप्टेड. सर कौन एक्सेप्ट करेगा, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा. अच्छा हाँ, एक चीज बता दूं, एक्सेप्टेंस में बहुत सारी चीजें बेटा रिपीट होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑफर में, राइट, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है ना, तो लिखिएगा एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द पर्सन टू whom the offer is made. यानी कि जनरली ये क्या बोल रहा है बच्चे, ये जनरली बात कर रहा है कि सर ऑफर, एक सेकेंड, यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है बच्चे. पहली सिचुएशन, इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर. इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, और इन केस ऑफ जनरल ऑफर. पहले लिख लीजिए बेटा इसको साथ के साथ, फिर समझेंगे आराम से. इन केस ऑफ जनरल ऑफर, राइट. तो कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन whom ऑफर इज मेड. ठीक है, और इन जनरल ऑफर कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय एनी ऑफ द पर्सन फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर दो सिचुएशन है. एक बार समझ लीजिए प्लीज, फटाफट से इसको समझ लेते हैं और फिर इसकी थ्योरी आप आराम से नोट कर लीजिएगा. आई विल प्रोवाइड यू टाइम. तो सर हमने जनरली प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो हमने दो तरह की सिचुएशन डिस्कस करी थी. एक तो हमने पढ़ा था सर स्पेसिफिक ऑफर. क्या पढ़ा था बच्चे, स्पेसिफिक ऑफर.
और स्पेसिफिक ऑफर में क्या था कि मैं ऑफर कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल पर्सन को, जरा ध्यान सुनेगा प्लीज। सर मिस्टर एक्स ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर वाई को, ठीक है। दिस इज, ध्यान सुना बेटा, मिस्टर एक्स जो है वो ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर वाई को टू टू बाय माई हाउस फॉर ₹5 लाख, ठीक है। इन्होंने ऑफर किया मिस्टर वाई को टू बाय माई हाउस, मेरा घर परचेस कर लीजिए एट ₹5 लाख। अच्छा ध्यान सुना प्लीज, यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है बेटा, क्या मैंने ऑफर वाई को दिया या सभी को दे दिया? नो सर, आई ओनली प्रोवाइड टू द, तो ये सर जो ऑफर है इसको हम बोलते थे स्पेसिफिक ऑफर। तो जहां पर स्पेसिफिक ऑफर होता है तो वहां पर वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर किया गया हो। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ फर्स्ट केस। सर कौन एक्सेप्ट करेगा? सर स्पेसिफिक ऑफर के केस में वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर मेड दिया गया हो, ठीक है। सर ये जनरल ऑफर भी तो होता था एक, याद है ना, आपने जनरल ऑफर पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल ऑफर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, इशू करता है बच्चे, या फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्शन लेके आता है, ऑक्शन फॉर बाय ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। अब ये जो ऑफर हो रहा है वो एट पब्लिक लार्ज पे किया जा रहा है, एट पब्लिक लार्ज, ठीक है। तो एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो सर जनरल ऑफर में जनरली क्या होता है कि ऑफर पूरी पब्लिक को दिया जाता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जाता। और स्पेसिफिक ऑफर में या तो एक इंडिविजुअल पर्सन या यू कैन से ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर दिया जाता है। तो सर उस केस में वही पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा, जिन व्यक्तियों को ये ऑफर नहीं दिया गया वो पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, समझ आया? बोलो बच्चे, ये सिचुएशन समझ आई आपको, हु विल एक्सेप्ट वाली? ये दोनों ही, पहला वाला हमारा था देयर मस्ट बी टू पर्सन, राइट, एंड सेकंड वाला हमने पढ़ा दैट इज हु विल बी एक्सेप्टेड। बोले फटाफट से प्लीज, क्लियर हुआ एवरीवन? हेलो, ठीक है, फटाफट से नोट करो बेटा इसको। देखो सर, तीसरा सिचुएशन भाई, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर एन ऑफर कम्युनिकेटेड। जरा ध्यान से सुनेंगे प्लीज, क्या लिखा हुआ है सर? एक्सेप्टेंस किसकी होनी चाहिए? जो ऑफर कम्युनिकेट किया गया है, राइट। क्या है, क्या सिचुएशन है, देख लेते हैं। तो पहले लिखिए द फर्स्ट, there must be there must be communication, there must be communication of an offer and thereafter it can be accepted, या acceptance if the offer is not communicated. Offer is not communicated, it cannot be acceptance। सर ये क्या सिचुएशन है बेटा? याद है मैंने आपको कंडीशन कराई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कंडीशन कराई थी कि सर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, याद है ना? आपने जब ऑफर के रीगल रूल्स पढ़े थे तो वहां पर आपने पढ़ा था कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, याद है आपको? हाँ जी, बोलिए फटाफट से प्लीज, क्या ऑफर हमारा कम्युनिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो फटाफट से। यस, ऑफर हमारा कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर सीधी सी बात है ना, आपने अपने माइंड में सोच लिया कि यार मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तो सामने वाले को थोड़ी पता लग रहा भाई। या फिर आपने क्या करा, एक लेटर टाइप किया, उसको पोस्ट नहीं करके अपने जेब में रख लिया, सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि भैया इस पर्सन ने पर्टिकुलर चीज को बेचने के लिए या खरीदने के लिए मुझे ऑफर दे रहा है, राइट। तो जब तक वो मुझे कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस ऑफर?
जैसा फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहा है यार मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई मैं मान लेता हूँ, एक्सेप्ट है भाई, एक्सेप्ट है, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है भाई, आपने तो सुना ही नहीं उसको, उसकी तो कम्युनिकेशन आप तक हुई नहीं ना, आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट द सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ दैट पर्सन, वो किस तरीके से ऑफर को प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब उस पर्सन ने आपको कुछ बोला ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं किया, वो जस्ट ये बोल रहा था कि यार मुझे ना एक चीज, वहीं पे आपने क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है यस एक्सेप्टेड, तो माइट भी हो सकता है कि आप किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज समथिंग। तो सबसे पहले जो रूल है, रूल तो यही कहता है भैया, पहले ऑफर कम्युनिकेट हो जाए, ऑफर की सारी जानकारी आपको मिल जाए, उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो इसलिए कहते हैं बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, ऑफर कम्युनिकेट करेंगे, देन आफ्टर बेटा एक्सेप्टेंस पॉसिबल है। अगर आपने ऑफर को कम्युनिकेट नहीं करा तो एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है बेटा, इसमें कोई एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, सबसे पहले ऑफर का कम्युनिकेशन होगा डेफिनेटली ना। सर एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, इन भाई साहब ने एक क्या करा, एक मैसेज टाइप करा, या फिर लेटेस्ट अज्यूम एक मैसेज ही टाइप करा, और उस मैसेज में ये कहने वाले थे, आई वॉन्ट्स टू सेल माई कार एट ₹2,50,000, बट द पॉइंट बीइंग, और ये जनरली मैसेज टाइप कर रहे थे किसी मिस्टर जेड के लिए, तो सर इन्होंने मैसेज टाइप तो किया बट उसको सेंड ही नहीं कर पाए, राइट। तो इसका मतलब सर यहाँ पर कम्युनिकेशन हो पाया क्या, कम्युनिकेशन हो पाया नहीं हो पाया बेटा, सर कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो पाया। और जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो ये व्यक्ति जो मिस्टर जेड है भैया, ये एक्सेप्ट किसको करेगा, हाँ जी क्वेश्चन आ गया ना, ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, कम्युनिकेट उसे पता ही नहीं है, जब उस तक बात ही नहीं पहुंची तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो फर्स्टली बेटा आपको ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसके बाद बेटा एक्सेप्टेंस पॉसिबल है, अगर आपने कम्युनिकेशन ही नहीं किया तो एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो देखो इफ द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस, ठीक है, अगर कोई ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया है तो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, समझ आया बेटा आपके, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एन ऑफर विच इज कम्युनिकेटेड, यानी कि उस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस पॉसिबल है जो कम्युनिकेट किया गया हो, जिसको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया बच्चे उसके एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। बोलो बच्चे सारे के सारे प्लीज, पार्ट समझ में आए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो 3 कंडीशंस हमने पढ़ लिए बच्चे यहाँ पर। अब ये फोर्थ कंडीशन, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल कंडीशन, 2 मिनट में खत्म हो जानी है। कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। ठीक है भाई, इसको बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, राइट, तो जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, तो जरा ध्यान सुना प्लीज। सर एक व्यक्ति है मिस्टर आर्या, और ये है एक स्कूल, ठीक है, ध्यान सुनना। अब इस स्कूल में एक सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली है, दैट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, राइट, इसके लिए टीचर चाहिए बेटा, और एक टीचर के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर क्या बच्चे खाली है, वैकेंट पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस स्कूल ने कांटेक्ट किया मिस्टर आर्या से, और इन्होंने ऑफर दिया टू ज्वाइन आवर स्कूल फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स, और इन्होंने कहा वी विल पे, हम आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे ₹70,000 पर मंथ, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक स्कूल ने राइट मुझे ऑफर दिया मिस्टर आर्या को, मिस्टर आर्या को बच्चे एक ऑफर दिया, राइट, और इनको ऑफर दिया गया कि आप स्कूल में आइए, राइट, एक सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, उसके टीचर की पोस्ट हमारे पास वैकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है, तो आप आके पढ़ा दीजिए। तो स्कूल ऑफर दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला, आई एम साइलेंस, ठीक है, हालांकि मैं लेट अस अज्यूम आर्या ने इनको पढ़ाना है, यानी कि इनको पढ़ाना है, इन्होंने यस
सोच लिया माइंड में, ठीक है, इन्होंने यस बोला अपने दिमाग में, ठीक है, स्कूल को नहीं बताया। अब जनरली आफ्टर, मान लीजिए ये अपॉइंटमेंट होनी थी मंडे को ऑफर होनी थी बेटा अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब ये भाई साहब मंडे को स्कूल जाते हैं, राइट। तो वहां पे दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, और इन्होंने माइंड में सोच लिया सेकंड सिचुएशन, अब ये मंडे को जा रहे हैं स्कूल, ठीक है। अभी स्कूल गए, बट ये क्या देखते हैं कि एक मिस्टर XYZ कोई भी पर्सन बेटा, वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। ध्यान सुनिएगा बेटा प्लीज। तो दिस इज द फोर्थ सिचुएशन, इन्होंने देखा कि यार स्कूल में कोई मिस्टर XYZ है जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। अब इनको आ गया गुस्सा, इन्होंने कहा यार ऑफर मेरे को दिया, हाँ, और आप किसी और टीचर को अपॉइंट कर लिया आपने, दिस इज नॉट अ वे। अब मैं जा रहा हूँ गुस्से में केस फाइल करने। तो क्या बेटा ये व्यक्ति केस फाइल इस स्कूल के अगेंस्ट कर सकता है कि मेरा अपॉइंटमेंट करने के मेरे को अपॉइंट करने के बाद इन्होंने किसी और को अपॉइंट कर लिया, राइट? ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। हाँ जी, क्या ये पर्सन केस फाइल कर सकता है यहाँ पे? राइट, ही इज एलिजिबल टू फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द स्कूल। बोलो प्लीज यस या नो, कुछ भी बोलो, व्हाटएवर। वन स्टूडेंट रेज द आंसर यस, बाकी सब क्या कह रहे हो? बोले फटाफट से प्लीज। नो, 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 मैक्सिमम सेड नो, नहीं कर सकता केस, नो सर, नो सर, यस बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट कहते हैं सर कर सकता है, और बाकी स्टूडेंट का मैक्सिमम आंसर क्या है? नो। तो यहाँ पर अगेन जो पर्सन है मिस्टर आर, या बेटा मुझे एक बात बताइए, इन्होंने अपने माइंड में सोचा था, अब ये स्कूल वालों के पास कोई ऐसा जादुई तंत्र मंत्र तो है नहीं ना, तंत्र मंत्र तो है नहीं कोई कि जो माइंड में घुस के पढ़ लें क्या भाई ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। भैया आपको ये ऑफर जो अपने माइंड में किया ना, इसको कम्युनिकेट भी तो करना चाहिए था, भाई बताना चाहिए था ना स्कूल को। ये कम्युनिकेटेड हुआ क्या? कम्युनिकेटेड नहीं हुआ, नॉट कम्युनिकेटेड। भैया जब आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया स्कूल को, तो स्कूल को कैसे पता लगा? स्कूल को लगा, और स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ था, तो स्कूल वालों ने पढ़ा हुआ था कि साइलेंस नेवर बी एक्सेप्टेंस, यानी कि इनको क्या लगा, भैया तो साइलेंट है, इसका मतलब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो जब भैया एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, तो फिर ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, तो वो प्रॉमिस कैसा बनेगा? प्रॉमिस नहीं बना तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो भैया जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो केस केस किस बिना पे करोगे आप? ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू फाइल अ केस? तो दैट इज अ सिचुएशन, सर ये बंदा केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, या देर इज नो एक्सेप्टेंस। यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस ही बच्चे नहीं हुई है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, ठीक है। तो देखो पॉइंट क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, तो उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, समझे? बोलो बेटा। तो साइलेंस को कभी भी हम एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आपने किसी पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप सामने वाले को बच्चे क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं करा, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी। अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं बनी बच्चे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो उसके अगेंस्ट केस तो कर ही नहीं सकते ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ? चलिए इस चार्ट को बना लीजिए प्लीज, और इस चार्ट का आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, तो स्पेस छोड़ दीजिएगा, और वो एक्सप्लेनेशन आपको करना है, दैट इज योर होमवर्क। यहाँ पे मैंने लिखा तो दिया इसको चार्ट फॉर्म में, अब इस चार्ट को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? चलिए समझ आ गया सभी के, एवरीवन? नोट करो बेटा इसको फटाफट से प्लीज। कंडीशन नंबर फिफ्थ कहती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल ध्यान सुना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बेटा पहले ना इसकी आप थ्योरी नोट कर लीजिए, राइट। फिर मैं इसका ना एक मस्त बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, और ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो लिखिए, ऑल टर्म्स या ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इफ इफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन
are not accepted, it will be not a valid acceptance. It will be called counter offer. बेटा देखिए, बिफोर डिस्कसिंग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको ना कुछ वर्ड्स क्लियर करवा दूं, क्योंकि बेटा ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले इन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं, राइट? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, समझ लीजिए बेटा पहले। देखिए, लॉ में ना कुछ वर्ड यूज होते हैं, वैलिड, वॉइड, एक वर्ड होता है नल एंड वॉइड, और एक वर्ड होता है इलीगल। ठीक है, तो जरा ध्यान सुनेंगे प्लीज। सुन लीजिए बेटा पहले, फिर लिख लेना आराम से। बेटा वैलिड का मतलब होता है कि आपने फुलफिल ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एंड लीगल रूल्स। ठीक है, अगर आपने बेटा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के या किसी भी सिचुएशन में बेटा सारी चीजें फुलफिल कर रखे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन प्लस सारे लीगल रूल्स आपने एक्सेप्ट कर फुलफिल कर रखे हैं, तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या एग्रीमेंट होंगे बच्चे, प्लीज ध्यान सुनिएगा प्लीज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बेटा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रखे हैं, लीगल रूल्स फुलफिल कर रखे हैं, तो क्या इसको कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट किया जाएगा? कोर्ट ऑफ लॉ में क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ जी। तो जो डॉक्यूमेंट बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल होता है उसको बोलते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? वैलिड डॉक्यूमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बेटा इंडियन सिटीजन नहीं है, ध्यान सुनो प्लीज, आप इंडियन सिटीजन नहीं है, बट आपने क्या करा बच्चे, आधार कार्ड बना लिया चोरी से, या पासपोर्ट बना लिया भारत में, राइट? तो दैट मीन्स यू आर नॉट इंडियन सिटीजन बट स्टिल यू आर हैविंग अ इंडियन वैलिड पासपोर्ट एंड दैट इज आधार कार्ड। तो क्या वो वैलिड है बच्चे? नहीं, क्योंकि आपने आधार कार्ड और जो पासपोर्ट बनाने की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो जब आप सिटीजन नहीं है तो आप उसको नहीं बना सकते, देन डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हैं दैट इज इनवैलिड। तो यानी कि सर वो जो सिचुएशन ये वाला है और ये वाला है, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं। नल एंड वॉइड मतलब शुरू से ही वॉइड है, वॉइड ऑफ इनिशियो भी बोलते हैं बेटा एक वर्ड को। तो दैट इज एन, ये एक काम कीजिए, इसको ना अभी नोट मत करना प्लीज, इसको एक काम कीजिए करते हैं, इसको हम वॉइड ऑफ इनिशियो लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नल एंड वॉइड तो इसमें कवर हो जाएगा आपको। अरे बाबा, वॉइड अब इनिशियो। बेटा ध्यान सुना, क्योंकि इन वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज नॉट क्लियर। तो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो सबसे पहले वैलिड, वैलिड का मतलब आपको समझ आ गया सर। वॉइड का मतलब होता है कि नॉट फुलफिल, फुलफिल ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, या कोई लीगल रूल्स आपने फुलफिल नहीं करा। तो जब सीधी सी बात है ना, आपने कोई लीगल रूल्स फुलफिल नहीं करा, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करा प्रॉपरली, तो कोर्ट ऑफ लॉ में बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा, या कॉन्ट्रैक्ट बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड नहीं होगा। और जब वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं मैडम? वॉइड। ठीक है ना? वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं बेटा जहां पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रखी है, जो हम बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। जैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ध्यान सुना प्लीज। बेटा एक पर्सन, जैसे आप में से मैक्सिमम लोग माइनर होंगे, आप में से मैक्सिमम लोग क्या होंगे बच्चे? माइनर। और मैंने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बिल्कुल ध्यान सुना प्लीज। अब मैंने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, दैट इज नॉट वॉइड, दैट इज वॉइड ऑफ एन इश्यू। भैया आपने टर्म्स एंड कंडीशन छोड़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट जब जैसे ही आपने बनाया था ना, तो तब से ही क्या है बेटा? वॉइड है, वॉइड ऑफ एन इश्यू। वॉइड ऑफ एन इश्यू का मतलब होता है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी तभी से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? अगर आपने ऑफर भी करा है, मैंने किसी माइनर को ऑफर करा, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो भैया फिर भी वो क्या है? वो क्या है बच्चे? दैट इज वॉइड ऑफ एन इश्यू, शुरू से void है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मना करता है, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते साइन।
ठीक है, तो यानी कि जो काम आप कर रहे हैं बेटा वो शुरू से वॉइड है, दैट इज वॉइड ऑफ एन इश्यू। ठीक है, वॉइड और वॉइड ऑफ एन इश्यू में ये डिफरेंस है कि अगर वॉइड है तो वॉइड का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से वॉइड, माइट भी स्टार्टिंग से आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहे थे, बट बाद में आके आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी, देन वो वॉइड हो जाएगा। राइट, वॉइड ऑफ एन इश्यू का मतलब होता है भाई साहब शुरू से जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करा उसी दिन से बेटा आपने क्या कर दिया, वॉइड ऑफ एन इश्यू। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, इनवैलिड है, कोर्ट ऑफ लॉ में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इलीगल का मतलब होता है आपने कोई काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया अगेंस्ट द लॉ। लो जी, अब लॉ की ही खिलाफत कर दी बेटा, आपने अगेंस्ट द लॉ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो इट विल बिकम इलीगल, वो इलीगल बन जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर लिया कि आई विल सेल यू ड्रग्स, ठीक है, तो दैट वो तो लॉ मना करता ना, दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ, तो दैट इज द बेसिक सिचुएशन कि यहाँ पर बेटा ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है ना, वॉइड में आप बच सकते हैं कल को, ठीक है, वॉइड ऑफ इनिशियो में बच सकते हैं, बट इलीगल में बचने के चांसेस थोड़े से आपके कम हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं बेटा, तो जनरली हमारे इस टॉपिक में यूज होंगे। ठीक है, चलिए समझ आया बेटा ये टॉपिक आप पे। अभी मैं एक एग्जांपल पढ़ाऊंगा, तो पहले मुझे बताइए क्या ये क्लियर हो गया आपको, कोई वर्ड में कोई डाउट किसी को, एनी पर्सन हैविंग अ डाउट इन एनी वर्ड, बोलो प्लीज। और थर्ड वाला एक और बार बता दीजिए, ये वाला बेटा, बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि आपने क्या किया, देखिए सिचुएशन समझना। जो तीसरा है वॉइड ऑफ इनिशियो और वॉइड में क्या फर्क है, ऐसा मान लो हमने हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्लीज ध्यान सुनो प्लीज, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सर, हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन, लॉ की सारी कंडीशन फुलफिल कर रखी थी, बट सडनली बाद में हमने कुछ ऐसी कंडीशन ब्रेक डाउन कर दी जो टर्म्स एंड कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है पता है बाद में जाके क्या बन जाएगा, वॉइड। बट वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब होता है कि भैया जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी थी, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी थी उसी दिन से बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक लुनेटिक पर्सन है, राइट, एक इडियट पर्सन है, लुनेटिक पर्सन है, विच इज मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है, आई नो दैट कि किसी भी लुनेटिक पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं है। अब उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो दैट इज कंप्लीटली वॉइड ऑफ इनिशियो, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है बेटा जो शुरू से ही वॉइड है, आप कर ही नहीं सकते बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी आप कर रहे हो, दैट इज स्टार्टिंग से ही वॉइड है। राइट सर, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट अब सुनना ध्यान से, सर मान लीजिए मैंने किसी मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, राइट, तो ध्यान सुना, वो मिस्टर एक्स पागल नहीं है, वो मिस्टर एक्स पागल नहीं है, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा सब कुछ, आप धीरे धीरे, अब मान लीजिए जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में गया वो पागल हो गया। राइट सर, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया था वो ठीक था बेटा, अपने सेंस ऑफ माइंड में था, बट बाद में वो पागल हो गया, समथिंग सम काइंड, यानी कि वो लुनेटिक पर्सन बन गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे बेटा, वॉइड। तो मतलब सर अगर बीच में सिचुएशन खराब होती है टर्म्स एंड कंडीशन की तो वो वॉइड बन जाता है। अगर आप शुरू से ही कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दैट इज वॉइड ऑफ एन इश्यू। समझे? हाँ जी बेटा। सुनील समझ आया? अब ये हम क्या होता है, नलायक, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहे हो आप, हम, आई डोंट लाइक दिस वर्ड। चलिए देखिए, चलिए देखिए एग्जाम्पल समझते हैं सर, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पे आते हैं, उस एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, तो 2 मिनट प्लीज ध्यान से अपना कंसंट्रेशन यहाँ दिखाइएगा। सर मिस्टर एक्स वाई से परेशान हो चुके हैं सर, कुछ और एग्जाम्पल। चलिए मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक पर्सन है मिस्टर सुनील, ठीक है, ये पर्सन है मिस्टर सुनील, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर आर्या के साथ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने मिस्टर आर्या को ऑफर दिया, गिवन एन ऑफर, राइट, टू बाय माई हाउस, राइट, एट ₹20 लाख। इन्होंने मिस्टर आर्या को बच्चे एक ऑफर दिया, प्लीज लिखेगा कोई नहीं, सुनते रहो, आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट टाइम फॉर नोटिंग। सर मिस्टर सुनील ने मिस्टर आर्या को एक ऑफर दिया, क्या दिया बच्चे, एक ऑफर दिया। ऑफर क्या दिया कि आप मेरा घर परचेज कर लीजिए ₹20 लाख में, और इन्होंने बोला कि ये ऑफर वैलिड रहेगा सिर्फ और सिर्फ आज लेट अस अज्यूम 31 जुलाई तक। 31 जुलाई से पहले पहले मुझे बता देना अगर आपको लेना हो तो।
राइट। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यानी कि सर इन्होंने अपने ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी। पहला तो टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि 20 लाख रुपए चाहिए। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन थी ऑफर वैलिड रहेगा सिर्फ 31 जुलाई तक। 31 जुलाई 2021, लेट अस अज्यूम 2021। ठीक है जी। अब यहाँ पर ना मिस्टर आर्या दो तरह के सिचुएशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2। भाई साहब ध्यान सुने प्लीज। इक्स if accept with all the condition, all the terms and condition as specified, as specified। हाँ जी बिल्कुल। लेट अस अज्यूम इन्होंने बोला जी ठीक है सर मैं आपकी गाड़ी परचेस कर लूंगा, सॉरी मैं आपका घर परचेस कर लूंगा। यस, इन्होंने हाँ बोल दिया जी। किस किस प्राइस पे बेटा? 20 लाख रुपए पे, और 31 दिसंबर से पहले पहले। राइट, इन्होंने जो भी सिचुएशन थी वो कंप्लीट कर ली। तो सर इसको हम बोलेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस। दिस इज वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। अब आइए बिल्कुल ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट पे। सर यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने एक्सेप्ट तो किया, एक्सेप्टेड विद कंडीशन। यानी कि इन्होंने बोला दैट आई विल बाय हाउस रुपीज 15 लाख। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा बच्चे, यहाँ पर बोला कि भैया मैं खरीदूंगा बट मैं 15 लाख रुपए दूंगा खाली। तो दिस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। राइट। तो सर यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा, अब यहाँ पर मिस्टर जो आर्या है ये बन गया काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर यानी कि मैंने, मिस्टर आर्या ने मिस्टर सुनील को बोल दिया कि भैया मैं आपका घर परचेस करूंगा 15 लाख में। तो यानी कि अब जो सिचुएशन है ना वो चेंज हो जाएगी। मिस्टर जो आर्या है नाउ बिकम ऑफरर, और जो मिस्टर सुनील है नाउ बिकम ऑफरी। समझे? यानी कि सर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, हम कोई दिक्कत नहीं सर सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपके मान लेता हूँ और आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उसको बोलेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस। जब सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपने फुलफिल कर लिए हैं, याद आ रहा है ना टर्म्स एंड कंडीशंस। यस, इफ यू fulfill all terms and condition, that is completely acceptance, there is no negotiation, right? बट जैसे ही नेगोशिएशन की बात आएगी, आपने हाउस परचेस किया बट आपने देखो ना टर्म्स एंड कंडीशन में 20 लाख लिखा था, बट आपने कितना बोल दिया? 15 लाख। अब सुनील एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज डिपेंड ऑन सुनील। सुनील बोल सकता है ठीक है सर यस, तो उस केस में बेटा सुनील बिकम द ऑफरी एंड यू बिकम द ऑफरर, बिकॉज अब एक्सेप्टेंस नहीं रहा बच्चे। राइट, दैट इज नॉट योर एक्सेप्टेंस। आप वापस काउंटर ऑफर कर रहे हैं उसको, आप एक्सेप्टेंस थोड़ी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बच्चे? काउंटर ऑफर कि हाँ ठीक है खरीद लूंगा इतने पैसे में। तो नाउ यू आर बिकम, सुनील बिकम ऑफरी एंड मिस्टर आर्या बिकम दैट इज ऑफरर। ठीक है। तो यही पॉइंट बेटा हमारा ये सिचुएशन कह रहा था। देखिए हमारी जो एक्सेप्टेंस है ना वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड का मतलब है उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए बेटा। राइट, नॉन कंडीशनेबल, कोई कंडीशन इसमें नहीं होनी चाहिए, तब जाके बेटा उसको हम ऑफर एक्सेप्टेंस मानेंगे। अगर कंडीशन आ गई फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है बेटा, फिर वो क्या बन गया? काउंटर ऑफर। तो देखिए द ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर में दिए गए हैं अगर वो सारे एज इट इज जैसे दिए गए हैं वैसे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, देन इट विल बिकम एक्सेप्टेंस। अदरवाइज इफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट एक्सेप्टेड, भैया एक्सेप्ट नहीं किया गया, देन इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो उस केस में वो क्या बन जाता बच्चा? काउंटर ऑफर। क्या बन जाता बच्चा? काउंटर ऑफर। समझ आया? तो ये वर्ड्स, ये डेफिनेशन हो गया एंड दिस मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स हो गया। राइट, ये आगे भी चल के बहुत सारे काम आएंगे। एंड दिस एग्जाम्पल्स हो गया। ये प्लीज सारा नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको समझ आया। हाँ जी बेटा, क्या आपको क्लियर हुआ ये चीजें? फटाफट से नोट करो बेटा, फटाफट से नोट करो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे अगेन। कहते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी, acceptance must be made
in the prescribed mode. Now what is this? ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? तो अगेन पहले हम थ्योरी नोट कर लेते हैं बच्चे, फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो लिखिए, where the mode of acceptance is prescribed by the offerer, it must be accepted in that prescribed mode, या you can say manner, ठीक है भाई, मोड या मैनर। अगर ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज the offerer may revoke the offer। चलिए, तो ये बेसिक थ्योरी है बेटा। अगेन पहले हम इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरा 2 मिनट इधर देखो प्लीज, साइलेंटली इधर देख लीजिए बेटा। देखो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सर एक पर्सन है मिस्टर एन, ठीक है, इन्होंने एक ऑफर दिया मिस्टर एम को। ध्यान सुनिए बेटा प्लीज। एंड ऑफर गिवन बाय मिस्टर एन टू मिस्टर एम, ठीक है, ऑफर गिवन। अब ऑफर था टू बाय माई कार एट ₹7 लाख, ठीक है। और ऑफर जो हमारा वैलिड रहेगा बच्चे, वो 31 मई तक वैलिड रहेगा। एंड रिप्लाई मस्ट बी थ्रू ईमेल्स। इन्होंने ऑफर किया और ऑफर में कुछ कंडीशन बता दी कि हमारा जो ऑफर वैलिड है 31 मई तक वैलिड है, ठीक है, और अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा ईमेल्स के तरीके से, ठीक है। अब सर मिस्टर एम ने उतने ध्यान से शायद इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यस, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया बच्चे, ठीक है। और इन्होंने ये रिप्लाई दिया मिस्टर एन को, एक्सेप्टेड थ्रू व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है। एक एप्लीकेशन होती है बेटा व्हाट्सएप, उसके थ्रू उन्होंने क्या करा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, ठीक है। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान सुना प्लीज। द फर्स्ट सिचुएशन इज दैट एंड सेकंड सिचुएशन इज दैट, क्या ये जो मिस्टर एम है, इन्होंने क्या स्पेसिफिकली मोड लिखा हुआ था कि आपको एक्सेप्टेंस किस मोड में करना है, मुझे रिप्लाई किस मोड में करना है, ईमेल के तरीके से? तो क्या यहाँ पर मैं इस ये जो मैंने ऑफर दिया था, कि इसको मैं रिजेक्ट करने का मेरे पास राइट आ गया? हाँ जी बेटा, बोलो फटाफट से प्लीज। क्या मैं यहाँ पर इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकता हूँ? यस। तो कहने का मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने प्रोस्क्राइब मोड में, जो मोड प्रॉपर प्रोस्क्राइब था, उस मोड में आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आपने, मैंने बोला था ईमेल करना, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, मैंने मैसेज देखा नहीं, और वो मैंने ऑफर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यस इट इज पॉसिबल। सर ऐसे भी तो हो सकता है मैसेज इनको मिल गया हो। तो सर दोनों स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं, कि मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ और एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन, ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है बेटा? डिपेंड ऑन ऑफरर। ये ऑफरर पे डिपेंड करता है कि वो इस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, ठीक है। हो सकता है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे। सर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था भैया? जिस मोड में ऑफर दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि इस मोड में आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस देनी है, प्रोस्क्राइब मोड में अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी,
तो इसका ये मतलब रहेगा कि ऑफरर के पास एक राइट आ जाएगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बट माइट बी वो एक्सेप्ट भी कर ले डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीट सिचुएशन ऑफ ऑफर। ठीक है, तो ये बेसिक सिचुएशन है बेटा। देखिए क्या कह रहा है, कहता है ऑफर सॉरी एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन अ प्रोस्क्राइब मोड। कहता है वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब, जहां पर ऑफरर ने राइट प्रेस्क्राइब कर रखा है बेटा एक्सेप्टेंस का मोड, राइट। तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में होनी चाहिए, उसी मैनर में होनी चाहिए जिस मैनर को प्रेस्क्राइब किया गया है। अदरवाइज अगर नहीं किया गया तो ऑफरर के पास क्या लिखा बच्चे, मे का मतलब ऑप्शन है कि वो कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है ऑफर को, यानी कि उस ऑफर को ही बच्चे को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी राइट मेड इन अ प्रोस्क्राइब मोड। अगर प्रोस्क्राइब मोड प्रोस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ उसी मोड में एक्सेप्ट करेंगे बेटा, आप अपने तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझे? बोलो फटाफट से। इस थ्योरी को नोट कर लीजिएगा इंक्लूडिंग दिस कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको। ठीक है, और बेटा मैं आज ना इतना ही कराऊंगा, बाकी कौन सा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए प्लीज।